नमस्कार दोस्तों। जैसा कि इसके पहले मैंने बताया, सुधा और चंदर अपनी लाइब्रेरी से लौट रहे थे। तो सुधा ने अपने पापा के दिए हुए कुछ कागज़ से प्रिंट आउट करवाने थे। तो चंदर बोला, लेकिन मैंने अभी चाय नहीं पी है। तो सुधा ने कहा कि चलो पहले चाय पी लेते हैं। चंदर ने कहा ना ना ना, उधर उधर चलते हैं। लेकिन फिर दोनों में बहस हुई और फिर चंदर को वो चाय पीने के लिए ले आई। इधर फिर उसके बाद आपने देखा कि उसका बचपन कैसे बीता। अब यहाँ पर दोनों की एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था कि जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। और मज़ा तो यह था कि चंदर की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई थी कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन और सारा लड़ाई झगड़ा सभी की तरफ से हटकर चंदर की ओर केंद्रित हो गया था। वह विद्रोहिणी अब शांत हो गई थी, इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मृदुभाषणी कि सभी को देखकर ताज्जुब होता। लेकिन चंदर को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आता। जब तक वह चंदर को खिजाकर छेड़कर लड़ नहीं लेती ना, उसे चैन नहीं पड़ता। अक्सर दोनों में अनमोला रहता। जब तक दोनों मुंह फुलाए रहते ना, डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनको ब्यूरो का हाल नहीं पूछती और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती। तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते, क्या चंदर से लड़ाई हो गई है क्या? फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती। और शिकायतें भी क्या क्या होती थी। चंदर ने उसकी हेड मिस्टेट का नाम एलिफेंटा रखा था। चंदर ने उसको डिबेट के भाषण के पॉइंट नहीं बताए। या चंदर कहता था कि सुधा की सखियाँ कोयला बेचती हैं। और जब डॉक्टर साहब कहते कि वह चंदर को डांट देंगे तो खुशी से फूल उठती और चंदर के आने पर आंखें नचाती और चिढ़ाती, कहो कैसी डांट पड़ी। वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माखिफ पड़ती है, बाजार में चीज़ों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितनी सोसाइटियों के मेंबर हैं, चंदर के इकोनॉमिक्स के कोर्स में क्या है, यह सभी उससे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी।